क्या हुआ? ऐसा बात नहीं है, चलिए गप नहीं। अरे सुनिए, देखिए भारतीय समाज का क्या क्या विशेषता है, हल्ला नहीं है। पिछला क्लास में आप लोग पढ़े थे कि समाज क्या होता है और समाज शास्त्र क्या होता है, और फिर आपने पढ़ा था कि भारत में विविधता में एकता है, कैसे, ये बात कोई पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय समाज का आखिर क्या क्या विशेषता है। तो क्या क्या विशेषता है आप लोग बताइए। आप लोग भारतीय समाज को जो देखते हैं, भारत के समाज को जो देखते हैं, आपको क्या क्या दिखता है? आपके आप जो मन में दिखता है आप बोलिए, हम उसी को सेंटेंस बना करके लिखें। बाकी हम तो लिखे क्या, कोई बता सकता है आपको भारतीय समाज में क्या क्या दिखता है? नहीं पता? हाँ, धर्म, जैसे वो बच्चा बोला धर्म, कितना बढ़िया बात बोला, धर्म। हाँ, अब देखिए ये वो बोला ना, अब सबको धीरे धीरे बोलना स्टार्ट। जैसे दूसर का बोला जाति। हाँ, और बोलिए संस्कृति, यानी कि संस्कार बोलना चाह रहे हैं आप। और बोलिए, और बोल, अरे और बोलिए। बाकी तो हम लिखेंगे ही, बाकी देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हैं कि भारतीय समाज में आखिर आपको दिख क्या क्या रहा है। देखिए पहला एक बच्चा बोला धर्म, तो धर्म उन्मुख, इसको पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं। आपको पता है कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार का धर्म के लोग रहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म में अपना अपना कर्मकांड है, उपासना करता है वो लोग, और सभी अपना अपना धर्म को क्या करता है, मानता है, और सब एक साथ मिलजुल करके रहता है। ये पहला विशेषता है। जैसे छठ पूजा आया तो आप लोग हिंदू लोग अपना पूजा करता है, ईद आया तो मुस्लिम लोग अपना जो है होता है उन लोग का रीति रिवाज हमको नहीं पता उतना। जैसे बैसाखी आया तो सिख लोग अपना त्यौहार मनाया, तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। ईद जब आता है तो हम लोग भी चादर उधर चढ़ाने जाते हैं, चादर तो नहीं लेकिन जलेबी चढ़ाने सबको जाता होगा, हम लोग भी जाते हैं। अब जैसे कोई छठ उठ आया तो छठ में हम लोग करते, कई सारा मुस्लिम भी छठ करता है, आप लोग को भी पता होगा। जैसे वैसाखी आया, वैसाखी में हम लोग गुरुद्वारा सब जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, भारत का समाज में कई धर्म के लोग हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, कई सारा धर्म का लोग हैं। लेकिन हम सब अपना अपना कर्मकांड और उपासना का भी पालन करते हैं। इसके बावजूद भी हम आपस में क्या रहते हैं, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। अब आप लोग जैन धर्म को जो हम बात बोले जैन धर्म का मंदिर कौन कौन गया है? अरे मंदार हिल गए हैं ना, तो वहाँ पे जो मंदिर है वो किसका है, जैन का ही है। तो हम लोग आखिर जैन का मंदिर भी गए हैं, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग कई सारे धर्मों को भी मानते हैं और आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये पहला विशेषता है। क्या बोलना है आपको धर्म उन्मुख में, तो इसमें लिखिएगा भारतीय समाज में कई धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और वे अपना अपना कर्म कांड और उपासना को मानते और करते हैं। हो जाएगा यहाँ तक में, और वे सभी आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। समझ में आया? पहला में किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे धर्म उन्मुख आया, इसमें आप डैश दे करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे इसमें, भारतीय समाज में कई धर्मों के लोग रहते हैं, वे अपना अपना कर्म कांड और उपासना को करते और मानते हैं। हो जाएगा। इसके साथ साथ वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। समझ में आया? तो धर्म उन्मुख आएगा तो लिख लीजिएगा ना। फिर जैसे एक बोले थे कि जाति, तो जाति व्यवस्था हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, तो जो भारतीय समाज है वो क्या है, कई सारा जाति में बटा हुआ है। सभी जाति का अपना अपना काम होता है। सभी जाति का अपना अपना क्या होता है, काम होता है। हर एक जाति का एक पर्टिकुलर काम बटा हुआ है ना। तो ये क्या है, एक भारतीय समाज का विशेषता के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे एक बच्चा बोला था संस्कार, तो आपको पता है कि सभी धर्म में क्या होता है, अपना अपना संस्कार होता है। हिंदू धर्म में कितना संस्कार है टोटल, 6। कितना बढ़िया बोले आप, 16 संस्कार है। हिंदू धर्म में कितना संस्कार है, 16 संस्कार है। जो शुरू कहाँ से होता है, गर्भाधान, जो गर्भाधान से शुरू हुआ और पुरते 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 लास्ट में आपका अंत्येष्टि संस्कार हो गया। लास्ट में आपका कौन संस्कार होता है, अंत्येष्टि, है कि नहीं।
बच्चा जब गर्भ में आता है तो उस समय गर्भाधान संस्कार होता है और वो ख़त्म, फिर उसके बाद कई सारा संस्कार होता है, फिर होते 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 विवाह हुआ उसके गृह जीवन, उसका लास्ट में उसको मरना पड़ा और लास्ट में जो उसका हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। तो संस्कार है ना, भले हम लोग अब सारा संस्कार मनाना भूल गए हो, लेकिन संस्कार भारतीय समाज का एक क्या है? विशेषता है। और आप क्या लिख सकते हैं बताइए? धार्मिक सहिष्णुता, क्या चीज? क्या बोले? गुण, किस चीज का गुण? तो धार्मिक सहिष्णुता में क्या लिखेंगे हम लोग? तो आपको पता है कि प्राचीन काल में कई सारे धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। और उन प्राचीन समय में भारत में कई धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ, जो आप प्राचीन इतिहास में पढ़िएगा भी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सब धर्म का जो उदय हुआ, इसके बावजूद भी हम सबका संस्कृति कहीं ना कहीं क्या है? एक ही है। आपस में हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। और धार्मिक सहिष्णुता का ही परिणाम है कि हमारे संविधान में भारत को क्या बनाया गया है? धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। मतलब भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। ना भारत का हिंदू धर्म होगा, ना भारत का मुस्लिम धर्म होगा, ना भारत का सिख होगा, ना ईसाई होगा। इसका मतलब क्या है? कि भारत के सामने सभी धर्म के लोग क्या हैं? एक समान है। वो भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। आया समझ में? तो 4 गो समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। और बताइए क्या हो सकता है? आश्रम व्यवस्था। क्या है ये आश्रम व्यवस्था? तो आपको पता है कि भारत का समाज कितने आश्रम में बटा हुआ था? 4 आश्रम में। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक था आपका सन्यास। 25 वर्ष तक कौन सा जीवन में हम लोग व्यतीत करते हैं? ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या करते हैं हम लोग? गुरु के घर जाकर के। आप लोग अभी कौन से जीवन में हैं? यहाँ करके पढ़ते हैं आप लोग। तो इसको कौन सा धर्म बोलेंगे हम लोग? ब्रह्मचर्य बोलेंगे। अब जैसे 25 साल हो जाएगा, उसके बाद आप कौन जीवन में प्रवेश करिएगा? इसमें सबको खुश हो गया, स्पेशली लड़का लोग। तो अब आप कौन सा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिएगा? तो गृहस्थ जीवन। गृहस्थ मतलब अब आपका क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। कब तक? तो 50 वर्ष तक। हाँ, लगभग 25 से 50 वर्ष तक उम्र का आदमी किस जीवन में रहता है? तो गृहस्थ जीवन में रहता है। 50 साल के बाद फिर वो ज्ञान का प्राप्ति के लिए कहाँ चल जाता है? वन चला जाता है। वन में वो क्या करता है? तपस्या करता है। और उसके बाद संन्यास, यानी कि ज्ञान वान प्राप्त करके वो पूरी तरीके से क्या ले लेता है? संन्यास ले लेता है। हाँ, अपने 50 वर्ष के बाद 20-25 वर्ष, फिर अंतिम जो 20-25 वर्ष बचता है उसमें वो क्या धारण कर लेता है? संन्यास। तो यही क्या है मेरा? तो आश्रम व्यवस्था है। आया समझ में? और क्या हो सकता है बताइए? 4 इधर है ना, 5-6 और बताइए। वर्ण व्यवस्था। आपको पता है हम लोग का समाज कितने वर्ण में बटा हुआ था? 4 वर्ण में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एगो शूद्र, है ना? तो क्या बोलना है आपको? भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण का जो निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पे नहीं होता था। तो किसके आधार पे होता था? तो कर्म के आधार पे होता था। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? वर्ण व्यवस्था, अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। वर्ण व्यवस्था हम बोल रहे हैं। जब तक आप ब्राह्मण के तरह कार्य नहीं करिएगा तब तक आपको ब्राह्मण का उपाधि नहीं दिया जाएगा। पूजा पाठ आप कराने लगिएगा तो आपको बोला जाएगा ब्राह्मण। जैसे आप क्षत्रिय, किसी क्षत्रिय के घर में पैदा लिए हैं तो क्षत्रिय वाला जब आप काम करिएगा तब आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जाति के आधार पे वर्ण का निर्धारण नहीं होता था। किसके आधार पे होता था? कर्म के आधार पे होता था। आपका जो काम है उसी के आधार पे वर्ण। जैसे कि ब्राह्मण का क्या काम होता था? पूजा करवाना, वेद पढ़ना, शासन करना। क्षत्रिय का क्या काम होता था? तो रक्षा करना, युद्ध करना, व्यापार नहीं, युद्ध करना, रक्षा करना, ये सब किसका काम था? तो क्षत्रिय का।
वैश्य में कौन आता था? तो व्यापारी लोग आते थे, जो व्यापार उपार करता था उसको क्या बोलते थे? वैश्य बोलते। शूद्र मतलब जो तीनों का क्या करता था? सेवा करता था। और यही चीज़ आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है आगे जा करके। आश्रम व्यवस्था भी आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, वर्ण व्यवस्था भी आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि हिस्ट्री सोशियोलॉजी दोनों क्या है? भाई है। हाँ, तो वर्ण व्यवस्था आप लोग को समझ में आया? क्या लिखेंगे हम लोग वर्ण व्यवस्था में? तो वर्ण व्यवस्था में लिखिएगा भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का जो निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पर ना हो करके कर्म के आधार पर होता था। समझ में आया? और सोचिए क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? ऋण संबंधी विचारधारा। अब ये क्या होता है ऋण संबंधी विचारधारा? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय समाज है वो 4 ऋण दिया गया है। क्या क्या? तो पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। पितृ ऋण मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आप लोग का सेवा अभी कौन कर रहा है? आपके पिता। आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? आपका पिता। तो वो आप पे क्या दे रहा है? ऋण दे रहा है। फिर आपका जब, समझ गए ना, आपका जब आएगा तो आप उसका क्या करिएगा? पालन पोषण करिएगा, सेवा करिएगा, है कि नहीं? फिर उसका भी जब आएगा तो वो भी अपना बेटा बेटी का क्या करेगा? पालन करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? पितृ ऋण। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देव ऋण। तो देव ऋण में क्या किया जाता था? तो देव ऋण में भगवान का पूजा किया जाता है, यज्ञ वज्ञ किया जाता है। उसी तरह आपका ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या किया जाता था? तो वेदों का अध्ययन किया जाता था। किसका? वेद का अध्ययन किया जाता था। बात समझ में आया? भारतीय समाज में ऋण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण में क्या बोलिएगा? इसमें पिता जो है अपना बच्चा का क्या करता है? पालन पोषण करता है। और फिर वो बच्चा फिर अपना बाल बच्चा का क्या करेगा? पालन पोषण करेगा। आप लोग पे कर्ज ही ना छोड़ा जा रहा है आपके पापा द्वारा कि जब आपका भी जब कोई आएगा वंश तो आप उसका क्या करिएगा? पालन पोषण करिएगा। देव ऋण में क्या किया जाता? तो देव ऋण में यज्ञ वज्ञ किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था। ये सब भी एक प्रकार का क्या है? ऋण ही है। ऋषि ऋण में क्या बोलिएगा? तो ऋषि ऋण में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो वेदों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? लिखिए। पहला धर्म उन्मुख में डैश दे करके लिखिए। भारतीय समाज पहला धर्म उन्मुख में डैश दे करके लिखिए। भारतीय समाज में धर्म सर्वोपरि है। भारतीय समाज में धर्म सर्वोपरि है। भारतीय समाज में धर्म सर्वोपरि है। यहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म का कर्मकांड उपासना को करते और मानते हैं। अपने अपने धर्म का कर्मकांड उपासना को करते और मानते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दूसरा लिखिए। अब दूसरा लिखिए जाति व्यवस्था। दूसरा लिखिए जाति व्यवस्था। इस पे डैश दे करके लिखिए। भारतीय समाज कई जातियों में भी बटा हुआ है। भारतीय समाज
कई जातियों में भी बटा हुआ है। भारतीय समाज कई जातियों में भी बटा हुआ है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। हो गया? हाँ, तीसरा लिखिए। संस्कार। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता, भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता संस्कार भी है। लोगों का संस्कार भी है। विशेषता लोगों का संस्कार भी है। लोगों का संस्कार भी है। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जो जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं जो गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक होता है। जो गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक होता है। गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक होता है। अंत्येष्टि। अगला लिखिए धार्मिक सहिष्णुता। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता, हेडिंग आप बाद में भी लिख सकते हैं। अगला लिखिए धार्मिक सहिष्णुता। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता धार्मिक सहिष्णुता भी है। हाँ, भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता धार्मिक सहिष्णुता भी है। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता धार्मिक सहिष्णुता भी है। प्राचीन समय में भारत में कई धर्म का उदय हुआ। भारत में कई धर्मों का उदय हुआ। भारत में कई धर्मों का उदय हुआ। हो गया? पैरा चेंज। पैरा चेंज, हाँ उसी में है। भारतीय संविधान में भी धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखकर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। हाँ, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। अगला लिखिए आश्रम व्यवस्था। धर्मनिरपेक्ष राज्य को घोषित किया है। अगला लिखिए आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता यहाँ का आश्रम व्यवस्था भी है। यहाँ का आश्रम व्यवस्था भी है। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता यहाँ का आश्रम व्यवस्था भी है। समाज 4 आश्रम व्यवस्था में बटा है। हाँ, समाज 4 आश्रम व्यवस्था में बटा है। चलिए इसी तरह लिख लीजिए
4 आसन व्यवस्था में बटा है। इसी तरह लिख लीजिए, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक गुरु के घर में ज्ञान अर्जन। गृहस्थ में लिखिए विवाह। वानप्रस्थ वध में तपस्या, संन्यास ले लेना। लिखिए इसको। खत्म हो गया, लेकिन अभी भी तो यही चल रहा है, फिर नाम बदल गया है। हाँ, पहले सब बाल मुड़ा करके बैठता था नीचे पढ़ने के लिए, आज सब बेंच पे बैठता है। सबका बाल एकदम घोड़वा का पूंछ के तरह। लड़का लोग का, लड़की लोग का तो प्रकृति है रखना, ये लोग को क्या जरूरी है बाल रखना ऐसा घोड़ा के तरह? जिसका है बड़ा उसको बोल रहे हैं हम। दोनों पट्टी से छोटा, अब बीच में एकदम भैंसा के तरह। भैंस का रीढ़ का हड्डी के ऊपर नहीं देखते हैं, ऐसे उठा रहता है ना बाल, उसने लगता है देखने। चलिए वर्ण व्यवस्था में डैश दे करके लिखिए। वर्ण व्यवस्था में लिखिए डैश दे करके। भारतीय समाज, उसको बाद में लिख लीजिएगा, पहले लिखिए वर्ण व्यवस्था। हाँ, 6 नंबर में लिखिए वर्ण व्यवस्था, इसमें डैश दे करके लिखिए भारतीय समाज। लिखिए भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा है। भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा है। इसका निर्धारण, भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा है, इसका निर्धारण जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होता है। इसका निर्धारण जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होता है। अब खत्म हो गया ये, लेकिन ये सब विशेषता था तो कर्म होता है। चलिए सारा लिख लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होता है। हाँ, सारा लिखिए। कर्म, कर्म मतलब होता है काम। अगला लिखिए ऋण संबंधी विचारधारा। साथ में लिखिए ऋण संबंधी विचारधारा, इसमें डैश दे करके लिखिए। भारतीय समाज में 3 प्रकार का ऋण संबंधी विचारधारा प्रचलित है। भारतीय समाज में 3 प्रकार का ऋण संबंधी विचारधारा प्रचलित है। पहला लिखिए पितृ ऋण, इसमें लिखिए अपने बच्चों का, हाँ प्रचलित है, पालन पोषण करना। पहला नंबर लिखिए पितृ ऋण, इसमें डैश दे करके लिखिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना। दूसरा लिखिए देव ऋण, यज्ञ संबंधी कार्य करना। तीसरा लिखिए ऋषि ऋण, वेदों का अध्ययन करना। चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके बाद का क्लास नेक्स्ट डे होगा।